नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, इस वीडियो में हम 25 प्रश्न जो है डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में लगभग 20 से 25 प्रश्न आने वाले हैं। तो 25 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है। रेडियो आइसोटोप मतलब रेडियो समस्थानिक कौन सा है जिसका प्रयोग चर्म रोग के उपचार में किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रेडियो फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, रेडियो फास्फोरस ऐसा एक रेडियो आइसोटोप है जिसका प्रयोग चर्म रोग के उपचार में किया जाता है। तो अगर आपने सी चुना है रेडियो फास्फोरस, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का आकार बढ़ जाता है, संख्या बढ़ जाती है, आकार छोटा हो जाता है या फिर संख्या घट जाती है। तो देखिए, बताना है कि जब बहुत ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या परिवर्तन होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की जो लाल रुधिर कणिकाएँ होती हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। सही आंसर क्या हो जाएगा। लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। अब देखिए, एक प्रश्न पूछा जाता है कि रक्त के लाल होने का कारण क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा, जो रक्त होता है यानी खून, हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग दिखाई देता है। तो इसका क्या होगा, हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग दिखाई देता है। तीसरा प्रश्न है, आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है। तो आपको बताना है कि आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो कि विषैली होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। निकेल, जस्ता, क्रोमियम या फिर सीसा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोमियम। देखिए, जो क्रोमियम है यह एक विषैला पदार्थ माना जाता है। यह आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर सी, क्रोमियम करेक्ट हो जाएगा। हमारा चौथा प्रश्न है, स्ट्रांसियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है। देखिए, आपको बताना है कि जो स्ट्रांसियम लवण होता है इसके द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किरमिजी लाल रंग। देखिए, जो स्ट्रांसियम लवण होता है इसके द्वारा जो बुनसेन ज्वाला होता है उसका रंग लाल, किरमिजी लाल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पाँचवा प्रश्न। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण बल का, यानी कि बताना है कि पृथ्वी के आकर्षण का बल उस स्थान पर शून्य हो जाता है, चंद्रमा के आकर्षण बल द्वारा संतुलित होता है, अभिकेंद्र बल के समान होता है, सैटेलाइट के विशेष डिजाइन कारण प्रभावहीन हो जाता है। देखिए, बताना है कि कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस क्यों करता है। तो देखिए, जो कोई भी कृत्रिम सैटेलाइट होती है उसके अंदर व्यक्ति भारहीन इसलिए महसूस करता है क्योंकि जो पृथ्वी का आकर्षण बल होता है वो अभिकेंद्र बल के समान होता है। जहाँ पर आकर्षण बल और अभिकेंद्र बल जो होता है समान होता है, वहाँ पर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है। इसलिए कृत्रिम सैटेलाइट में जो है अभिकेंद्र बल कारण जो व्यक्ति है वह भारहीन महसूस करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, किसी भी सैटेलाइट का पलायन वेग कभी कभी पूछा जाता है कि किसी भी सैटेलाइट का पलायन वेग कितना होता है। तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड जो होता है किसी भी रॉकेट का पलायन वेग होना चाहिए पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलने के लिए, यानी कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न हमारा है कि आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किसे कहते हैं। आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं ये बताना है। तो देखिए, जो आधुनिक शक्तिशाली चुंबक होते हैं वह एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, निकेल की मिश्र धातुओं से बनते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, निकेल की मिश्र धातु से आधुनिक जो चुंबक है शक्तिशाली बनाए जाते हैं। तो अगर आपने सी चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो हमारे आधुनिक शक्तिशाली चुंबक होते हैं वह एल्यूमिनियम, कोबाल्ट एवं निकेल की मिश्र धातु से बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी। तो देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, एल्बर्ट आइंस्टीन ने सामान्य सापेक्षता सिद्धांत प्रस्तुत किया। दूसरा है, मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया। तीसरा है, मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा। या फिर चौथा, मैडम क्यूरी प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता बनी। तो बताना है कि इसमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल सबसे पहले भेजा था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? देखिए जो फोटोग्राफी होती है इसमें मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं, तो ऑप्शन आपको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल, नीला और हरा। जो आधुनिक फोटोग्राफी होती है इसमें मुख्य रंग होते हैं लाल, नीला और हरा। तो अगर आपने सी चुना है, लाल, नीला और हरा को, तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 9वां प्रश्न। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन होता है, क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस होती है किस प्रकार की? तो देखिए जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तो उसमें उत्फुलन होता है, क्यों? उसमें कौन सी गैस उत्पन्न होती है आपको बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती, जिसके कारण जो होता है उसमें उत्फुलन उत्पन्न होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की अवधि सबसे लंबी होती है? तो बताना है कि किस कोटि के फोटो प्रिंट की अवधि सबसे लंबी होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वेत श्याम प्रिंट। देखिए श्वेत श्याम प्रिंट का मतलब क्या होता है? श्वेत श्याम प्रिंट यानी कि ब्लैक एंड वाइट प्रिंट की जो जीवन अवधि होती है, जिसे हम हिंदी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट, इसकी अवधि सबसे लंबी होती है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी, श्वेत श्याम प्रिंट हो जाएगा, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। हमारा 11वां प्रश्न है, जिस संवेष्टन प्रौद्योगिकी के कारण हरित क्रांति आई उसके मुख्य अंग कौन कौन से थे? तो देखिए किसके कारण हरित क्रांति आई उसके अंग हमें बताने हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, जनशक्ति, यांत्रिक कृषि उपकरण और विद्युत। दूसरा है फसल प्रतिमान में परिवर्तन, औद्योगिकरण और रासायनिक उर्वरक। तीसरा ऑप्शन है सिंचाई, जैव रासायनिक उर्वरक और अधिक उत्पादन करने वाले बीजों की किस्में। या फिर चौथा विद्युत, सिंचाई और शुष्क खेती का चलन। तो देखिए कारण क्या था हरित क्रांति का? देखिए हरित क्रांति के जो प्रमुख अंग थे, सही आंसर हमारा 11वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए सिंचाई, जैव रासायनिक उर्वरक और अधिक उत्पादन करने वाले बीजों की किस्में जो थी वह संवेष्टन प्रौद्योगिकी के कारण हरित क्रांति यानी कि इसके मुख्य अंग थे। अब देखिए हरित क्रांति से 2 प्रश्न आपको हमेशा याद रखने हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछा गया है। इस प्रश्न का तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेकिन हरित क्रांति के 2 प्रश्न। तो हरित क्रांति के जनक कौन थे? देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनक थे नॉर्मन बोरलॉग, नाम याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग जो है इनको माना जाता है हरित क्रांति का जनक। और भारत में किसे माना जाता है? भारत में एम.एस. स्वामीनाथन। देखिए दोनों का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अब देखिए नॉर्मन बोरलॉग से एक प्रश्न और बनता है कि बोरलॉग सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? देखिए एक बोरलॉग सम्मान प्रदान किया जाता है जो कि कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। तो बोरलॉग सम्मान कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न। ताम्र की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए ताम्र की डिस्क में अगर छेद हो, अगर डिस्क को गर्म किया जाए तो उस पर प्रभाव यह पड़ेगा कि उसका जो आकार है, छेद का आकार घट जाएगा। क्या होगा? छेद का आकार घटता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी है, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिवता की घटना किसने खोज की थी? 13वां प्रश्न हमारा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेनरी बैकुरल। देखिए हेनरी बैकुरल ने जो है रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। बात करें मैडम क्यूरी की, तो इन्होंने रेडियम की खोज की थी। और मैडम क्यूरी का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इन्हें 2 बार, जी हाँ, इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। रॉन्जन की बात करें तो इन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी और जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। चारों ऑप्शन याद रखने हैं। अब देखिए यहाँ से एक प्रश्न और आप याद रखते हैं कि मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल मिला है, तो 2 बार नोबेल किसे किसे मिला है, देखिए ये पूछा जाता है। तो अब तक कुल 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इसका ट्रिक क्या है? मैडम, देखिए मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं, आपको इतना ही याद रखना है, मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं। तो आपको कैसे याद रहेगा? देखिए मैडम से हो गया मैडम क्यूरी, जॉन से हो गया जॉन बॉर्डिन, फ्रेंड से हो गया फ्रेडरिक सेंगर और ली से हो गया लिनियस पॉलिंग। इन 4 वैज्ञानिकों को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इसलिए अगर कोई भी चीज़ आप अगर ट्रिक के माध्यम से याद रखते हैं तो आपको अधिक समय तक याद रहता है। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न हमारा है, औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से
अपतृण को उपयोगी पाया गया है? तो देखिए, औद्योगिक बहिस्राव के लिए, जल प्रदूषण को रोकने के लिए किसे उपयोगी पाया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलकुंभी। तो औद्योगिक बहिस्राव को कम करने के लिए, जल प्रदूषण को रोकने के लिए जलकुंभी को उपयोगी पाया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम उष्मीय मान रखती है? यानी कि किस गैस का उष्मीय मान सर्वाधिक होता है, तो हमें बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। प्राकृतिक गैस का जो उष्मीय मान होता है वो सर्वाधिक होता है। किसका? प्राकृतिक गैस का उष्मीय मान सर्वाधिक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 16वां प्रश्न, इनसैट 2 का कहाँ से प्रमोचन किया गया? यानी कि जो हमारा इनसैट 2 है इसका प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरू से। इनसैट 2 का कोरू से प्रक्षेपण किया गया था। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए ईंधन में किसमें सर्वाधिक उष्मीय मान है? तो देखिए, सर्वाधिक उष्मीय मान जो होता है वो प्राकृतिक गैस में होता है। किसमें? सर्वाधिक उष्मीय मान प्राकृतिक गैस का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 18वां प्रश्न हमारा है, सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल के तल के ऊपर होगा? तो देखिए, अगर सागर में हिमखंड है उसके 10 भाग है, तो 10 भाग में से कितने भाग जो हैं जल के ऊपर होंगे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1 भाग। देखिए, जब कोई भी हिमखंड जो जल में तैरता है तो उसका 1 भाग, अगर 10 भाग में से 1 भाग जो है यानी कि 1/10वां भाग ऊपर दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है? तो अगर हम निम्न ऑप्शन की बात करें तो किसके कारण वहाँ पर देखिए संभव नहीं है जीवन? क्योंकि वहाँ पर जल नहीं है। देखिए, ऑप्शन नंबर डी, जल की अनुपस्थिति में चंद्रमा पर जीवन होने का कोई जो कारण नहीं है। इसके अलावा चंद्रमा पर वायुमंडल भी नहीं है, जिसके कारण चंद्रमा पर जीवन और संभव नहीं है, वायुमंडल भी नहीं है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ईंधन का काम करता है? तो जो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का कार्य कौन करता है? तो किसी भी नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का कार्य यूरेनियम करता है। ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय रिएक्टर में कौन ईंधन कार्य करता है? यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 21वां प्रश्न हमारा है, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, क्यों? देखिए, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत क्यों नहीं पी सकता है? इसका कारण यह है कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल है ही नहीं। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसके कारण से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न, बर्फ के टुकड़े 1 गिलास शुद्ध जल और 1 गिलास शुद्ध एल्कोहल में डालने पर बर्फ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, बर्फ पर प्रभाव ये पड़ेगा कि बर्फ जो होगा जल में ऊपर की सतह पर रहेगी। क्या होगी? बर्फ जल में ऊपर की सतह पर तैरती हुई दिखाई देगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न, चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन कब खर्च होता है? देखिए, चंद्रमा पर आने जाने के दौरान अधिकतम ईंधन कब खर्च होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने और हल्का हल्का उतरने पर, पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने पर। देखिए, पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने पर जो है सबसे अधिक ईंधन खर्च होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न, वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत पर निम्नलिखित में से किससे बनी है? तो वायुमंडलीय ओजोन की जो ऊपरी परत है वह निम्नलिखित में से किससे बनी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन में अणुओं का संयोजन। ऑक्सीजन में अणुओं के संयोजन से जो है वायुमंडलीय ओजोन का ऊपरी परत बना हुआ है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है करेक्ट हो जाएगा। और आज का देखिए हमारा अंतिम प्रश्न क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है? तो देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो न्यूट्रॉन को अवमंदित किया जाता है उसे हम कहते हैं मॉडरेटर। ऑप्शन नंबर बी, उसे मॉडरेटर नाम दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सामान्य विज्ञान के 25 प्रश्न देखे। और दोस्तों, आपको जो लगातार प्रैक्टिस सेट है वो दी जाती रहेगी। वीडियो कैसा लगता है आप हमें बताइए। कोई भी अगर आप और हमें सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी हम स्वीकार करेंगे। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।